हेलो गाइस। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल फिटर में आपका स्वागत है, जिसमें कि मैं इसरो के क्वेश्चन पेपर वीएसएससी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा, जो कि फिटर का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बड़ा वृत्त बनाने के लिए हम सामान्यतः कौन सा टूल यूज़ करते हैं बड़ा वृत्त बनाने के लिए। अब वृत्त बनाने के लिए हम किसका किसका यूज़ करते हैं, तो एक तो हमारा है डिवाइडर, ठीक है, और एक है हमारा ट्रेमल, जिसको हम वृत्त बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी ना तो हर्माफ्रोडाइट है ना स्क्राइबर है। स्क्राइबर का यूज़ हम रेखाएं वगैरह खींचने के लिए करते हैं, और हर्माफ्रोडाइट का यूज़ जो करते हैं वो समांतर लाइनों को खींचने के लिए करते हैं। हर्माफ्रोडाइट का यूज़ करते हैं। और जो विभाजनी का यूज़ होता है, ये जो हमारा विभाजनी का यूज़ होता है डिवाइडर का, ये हमारी लाइन को बराबर भागों में बांटने के लिए करते हैं, या तो हम कोई गोला बनाने के लिए हम करते हैं। कोई गोला बनाने तो कम से कम जो डिवाइडर से है गोला बनाया जाता है वो कम से कम 50 से 100 मिलीमीटर के रेडियस में बनाया जाता है। कहने का मतलब अगर हम व्यास की बात करते हैं तो व्यास हमारा होता है 100 से 200 मिलीमीटर तक के व्यास का गोला हम खींच सकते हैं इससे। और जो ट्रेमल होता है, ट्रेमल से कम जो है 1800 व्यास तक का हम गोला खींच सकते हैं, 1800 व्यास तक का। और अगर इंच में अगर हम बात करते हैं ट्रेमल का, ट्रेमल की अगर इंच में बात करें तो 72 इंच तक के हम गोले को बना सकते हैं। और एमएम में बात करें तो 1800 एम तक का गोला हम इससे बना सकते हैं। प्रतिरूप निर्मित द्वारा संचकन प्रतिरूप तथा कोर बॉक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कोर बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनाना है कास्टिंग पैटर्न। कास्टिंग पैटर्न क्या है हमारा? कास्टिंग पैटर्न होता है जैसे कि जो हमारा ढलाई के द्वारा जो हम पैटर्न तैयार करते हैं उसकी डायमेंशन को नापने के लिए हम श्रंक रूल का प्रयोग करते हैं। श्रंक रूल का हम प्रयोग करते हैं। इसका श्रंक रूल का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो इसकी बाकी बाकी रूल से इसकी जो रेखाएं होती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं। कहने का मतलब है जैसे जो 1 mm का है, जैसे कि हम अगर स्टील रूल की बात करते हैं, जो यहाँ पे 1 mm पे होगा, 1 mm के गैप होगा जितना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा श्रृंक रूल में गैप, जिसमें कि हम, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम इस श्रृंक रूल से हम नापेंगे किसी हार्ड पैटर्न को, तो ये क्या होता है कि हार्डनेस मतलब कि हार्ड का गुण हीट का गुण पाने के कारण ये थोड़ा बढ़ता है। तो इसीलिए इसके जो एमएम में जो दूरियां होती हैं ये काफ़ी अलग होती हैं, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं श्रिंक रूल का। वी ब्लॉक के साधारण उपलब्ध ग्रेड कौन से हैं? वी ब्लॉक, ठीक है, तो वी ब्लॉक हमें बताना है किस किस ग्रेडों में पाए जाते हैं वी ब्लॉक। इसका होगा आंसर ए और बी ग्रेड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे ए ग्रेड और बी ग्रेड। जो ए ग्रेड का जो वी ब्लॉक होता है ये काफ़ी शुद्ध होता है। इसकी शुद्धता जो होती है ये जो होती है 100 मिलीमीटर का होता है, और ये हाई ग्रेड स्टील का बनाया जाता है। ए ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ये 100 मिलीमीटर की रेंज में होती हैं, 100 मिलीमीटर की लंबाई में, और जो बनाए जाते हैं वो हाई ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं, हाई ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं। और ये काफ़ी शुद्धता में होते हैं इनकी एक्यूरेसी। और जैसे कि अगर हम बी ब्लॉक की बात करें, जो बी ग्रेड के बनाए जाते हैं वो इनके कंपेयर में काफ़ी कम शुद्ध होते हैं। और ये जो बनाए जाते हैं ये ग्रे क्लोज्ड ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं, क्लोज ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं बी ब्लॉक के। और इनकी जो लंबाई होती है ये लंबाई कम से कम 300 मिलीमीटर के होते हैं। और ये जो पाए जाते हैं ये हमारे ए और बी ग्रेड के होते हैं। ए ग्रेड वाले 100 मिलीमीटर के पाए जाते हैं, हाई ग्रेड स्टील के होते हैं, और बी ग्रेड वाले 300 मिलीमीटर के होते हैं, ये क्लोज ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं। और ए वाला जो होता है ये काफ़ी हार्ड, ये काफ़ी शुद्धता में होते हैं ए ग्रेड वाले बी की कंपेयर में।
स्क्राइबर के निर्माण में साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ का चयन करें। तो स्क्राइबर के लिए हम कौन सा वो हम यूज़ करते हैं, ये किस ग्रेड के बनाए जाते हैं। तो ये जो हमारे किस धातु के बनाए जाते हैं, ये हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में तांबे के अलावा निम्नलिखित में से घटक कौन सा है। जर्मन सिल्वर के लिए हम कौन कौन से धातु का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो होता है हमारा जर्मन सिल्वर जिंक और निकिल होता है। ठीक है, तो जिंक और निकिल, ये हमारा जिंक और निकिल जर्मन सिल्वर में हम मिलाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से बेयरिंग बुश के लिए साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। बेयरिंग जो हम बनाते हैं, बेयरिंग बुश, ठीक है, बेयरिंग के बुश किस धातु के बनते हैं, तो ये हमारे गन मेटल के बनते हैं। जंग रोधी इस्पात में मुख्य संगठक कौन कौन से हैं। जंग रोधी इस्पात में पहली बात तो ये इस्पात की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस्पात की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारा स्टील है। स्टील किन धातुओं से मिलकर बनता है, पहला तो होगा लोहा। ठीक है, और स्टील, अगर इसमें हम कार्बन की मात्रा अगर हम और ऐड कर देते हैं तो हमारा स्टील तैयार हो जाता है। तो लोहा और स्टील तो हमारा होगा, लोहा स्टील, ठीक, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। तो लोहा स्टील इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। लोहा निकिल, ये भी नहीं। ठीक है, लोहा और कार्बन इसमें है, तो ये हम सोच सकते हैं एक मुड़, ठीक है, ये हम सोच सकते हैं। तो इसमें से ये दो हमारे ऑप्शंस कट गए। लेकिन अब हमारा जो होता है जिसमें हमारे जो जंग नहीं लगता वो क्रोमियम और निकिल है। क्रोमियम और निकिल में जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। इसमें क्या होता है, ये जंग रोधी संगठक होते हैं स्टील के। निम्नलिखित विकल्प में से एक फाइल की वांछनीय कठोरता का चयन करें। तो फाइल की वांछनीय कठोरता कितनी होती है। फाइल की वांछनीय कठोरता मतलब फाइल का कैसे होती है, हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील की हमारी HRC कितनी होती है, हार्डनेस, ये हमारी होती है 58 से 64 HRC होती है हमारी। तो ये हमारा हो जाएगा 60 वाला। ठीक है, 60 वाला हो जाएगा हमारा सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.1 से लेकर 0.3 होती है कार्बन की प्रतिशत मात्रा। निम्नलिखित में से एक लेथ में काम को होल्ड करने के लिए कौन सा उपसाधन नहीं है। काम को होल्ड करने के लिए कौन सा उपसाधन नहीं है। भाई, काम को होल्ड करने के लिए कौन से साधन होते हैं। पहली बात तो फेस प्लेट होता है, आपने फेस प्लेट देखी होगी। ठीक है, फेस प्लेट हमारी होती है किसी भी अनियमित जॉब को पकड़कर होल्ड करने के लिए हम फेस प्लेट का यूज़ करते हैं। मैंडल होता है, ये हमारे छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए हम मैंडल का यूज़ करते हैं। और जो कैच प्लेट होती है, कैच प्लेट हमारा होल्डिंग डिवाइस नहीं है ये हमारा। तो सेल्फ सेंटिंग चक है। तो सेल्फ सेंटिंग चक में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक ही जबड़े को हम क्या टाइट करते हैं और ऑटोमेटिक ये हमारा जो जॉब होता है वो सेंटर में आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैच प्लेट, है ना। चलिए 11 क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसमें जो कैच प्लेट है, कैच प्लेट के लिए हम क्या होता है कि ये हमारी पकड़ने के लिए नहीं होती, लेकिन ये सपोर्ट देने के लिए होती है कैच प्लेट। तो इसका आंसर तो ऑलमोस्ट सी हो जाएगा 11 क्वेश्चन। सामान्यतः क्रेन स्क्रू किससे निर्मित होते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं पिटवा लोहे से बनाए जाते हैं। ये पिटवा लोहे के बनाए जाते हैं, रॉट आयरन के। डिल बिट में फ्लूट कोण को क्या कहते हैं। डिल बिट में फ्लूट कोण को हेलिक्स कोण कहा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा फ्लूट कोण को, क्योंकि जिसमें जहाँ पे जो हमारे फ्लूट्स कटे होते हैं वही हमारे हेलिक्स एंगल होते हैं। हेलिक्स एंगल वहीं पे हमारे हेलिक्स एंगल होते हैं। तो हेलिक्स एंगल को हम फ्लूट कोण भी कहते हैं, फ्लूट कोण। क्योंकि कुछ हमारे जो होता है डिल इस प्रकार से होता है। डिल ये होता है जिसमें कि ये जो हमारा यहाँ पे ये होता है, तो ये हमारा क्लियरेंस होता है। ठीक है, अगर हम लोग ये यहाँ से इस तरह से हम बात करें इस तरह से, तो ये हमें क्लियरेंस है। ये रैक एंगल यहाँ से लेके ये लें तो ये आई हो जाता है, इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, और ये जो हमारा पूरा है ये पॉइंट एंगल हो जाता है हमारा। ठीक है, ये हमारा रैक एंगल हो गया, ये हमारा क्लियरेंस एंगल हो गया। तो ये हमारे कुछ 4 प्रकार के एंगल होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु का यांत्रिक गुण धर्म नहीं है? यांत्रिक गुण एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज और यांत्रिक गुण, और ठीक है, और एक होता है यांत्रिक गुण। तो यांत्रिक गुण हमारा कौन सा होता है? यांत्रिक गुण। तो यांत्रिक गुण में कौन कौन से आ गए हमारे? यांत्रिक गुण में आ गया हमारा बल, आ गया कठोरता, हो गया दीर्घ एल्गोनेशन हो गया, ठीक है, एलोंगेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये है हमारा यांत्रिक गुण के अंदर नहीं आता, संक्षारण प्रतिरोध, ठीक है, ये हमारा अलग होता है, ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। यदि छेनी चीजल में है तो लोकेट क्रमिक तौर पर बढ़ती है। तो अगर चीजल है हमारी तो इसमें क्या हमारी बढ़ेगी? जैसे कि ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, ये हमारे कुछ डिल है इस प्रकार से, ठीक है। तो हम, और ये जो हमारा है ये, तो है हमारा, ये हमारा जो होता है ये क्लियरेंस एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल, ठीक है, ये हिस्सा ये क्लियरेंस एंगल हो गया। ये हमारा हो गया इंक्लिनेशन एंगल हो गया। ये हमारा जो हो गया ये हमारा रैक एंगल हो गया, ठीक है, ये रैक एंगल हो गया। और यहाँ से लेकर के, और ये जो ये है ये हमारा पॉइंट एंगल हो गया। तो ये पॉइंट एंगल हो गया, बीच वाला हमारा पॉइंट एंगल हो गया। ठीक, तो ये हमारे कुछ 4 प्रकार से हो गए। तो ये कुछ हमारा इस प्रकार से डिल हो गया, ठीक है। डिल के जो एंगल हैं ये हमारे हैं। तो इसमें जो है हमारा, अब यहाँ पे कह रहा है चेनी में चीज़ल में क्रमिक तौर से बढ़ती है। तो चीज़ल में क्या चीज़ बढ़ती है? अगर हम क्लियरेंस एंगल को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्लियरेंस एंगल हमारा क्या होता है? जब हम किसी छेनी से किसी चीज़ को काटते हैं, तो यही पूछा जा रहा है छेनी में लोकेट क्रमिक तौर पर बढ़ती है। तो काटने के जो चीज़ल की जो कटिंग प्रोसेस है, किस हिसाब कब बढ़ती कटिंग प्रोसेस? जब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्लियरेंस एंगल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इधर क्लियरेंस एंगल हमारा बढ़ेगा तो कटिंग प्रोसेस हमारा बढ़ता जाएगा। अगर जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो क्लियरेंस एंगल अगर हम बढ़ाएंगे कटेगी हमारी। अगर अगर हम क्लियरेंस एंगल को हम, अगर यहाँ पे जैसे कि ये हमारा फिगर बन गया इस तरह से, ये नहीं, जैसे ये बना है, ठीक है, यहाँ पे हमने मिटा दिया इसको। तो ये है हमारा इस प्रकार से फिगर बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्लियरेंस एंगल हमारा घट रहा है। तो क्या होता है, क्लियरेंस एंगल जिस हिसाब से कटता है, ये अगर हम और नीचे करेंगे, डिल को अगर हम और नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जगह जो स्पेस है ये थोड़ा कम होता जाएगा। और जैसे जैसे स्पेस अगर इसका कम होता जाएगा तो चीज़ल जो है हमारी वो स्लिप करने लगेगी, जिससे कि क्लियरेंस एंगल हमारा घटेगा। तो वही इसमें कह रहा है कि कटिंग प्रोसेस कब इंक्रीज़ होता है? जब हमारा क्लियरेंस एंगल हाई होता है। तो क्लियरेंस एंगल हमने यहाँ पे हाई करा, इसलिए कटिंग आसानी से होगी। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लियरेंस एंगल को कम कर देंगे तो हमारी कटिंग कम होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम क्लियरेंस एंगल को अगर हम कम करेंगे तो रैक एंगल बढ़ेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरेंस एंगल हमारा बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम क्लियरेंस एंगल को हम कम करते जाएंगे तो इंक्लिनेशन एंगल भी हमारा इंक्लिनेशन हमारा घटता रहेगा, रैक एंगल हमारा बढ़ता रहेगा। अब पॉइंट एंगल हमारा नो चेंज होगा, क्योंकि पॉइंट एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है। डिल की मोटाई को एक तरह से, जितनी डिल की मोटाई होती है उस हिसाब से एंगल होता है ये। तो पॉइंट एंगल ये होता है। तो जो अंतर होता है वो हमारा क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे रैक एंगल घटेगा। अगर हम क्लियरेंस एंगल को घटाएंगे रैक एंगल बढ़ेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कटिंग प्रोसेस कब इंक्रीज होता है? तो क्लियरेंस एंगल बढ़ता है तो हमारा कटिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है। एक ही रेंज के नट के सभी आकार के लिए उपयुक्त उस स्पैनर की पहचान करें जिसमें समतल पृष्ठ के साथ हनु है तथा जो स्क्रू की मदद से समांतर खुलता है। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जो हमारा स्पैनर होता है, ठीक है, जो हमारे नट खोलने के लिए उस
सभी आकार के उस उपयुक्त स्पैनर की पहचान करें जिसमें समतल पृष्ठ के साथ स्क्रू की मदद से समांतर खुलते हैं, समांतर जबड़े खुलते हैं। तो हमारा समांतर जबड़े किस में खुलते हैं? तो ये हमारा मंकी स्पैनर जो होता है इसमें समांतर जबड़े खुलते हैं। हालांकि मंकी स्पैनर की तरह हमारा क्या होता है, मंकी स्पैनर की तरह एक हमारा होता है पाइप रिंच भी होता है इसी प्रकार से, ठीक है, पाइप रिंच भी होता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, मंकी रिंच में हमारे जो दोनों जो होते हैं दोनों जबड़े जो होते हैं वो समांतर में खुलते हैं। और जो हमारा जो वो वाला है पाइप रिंच में हम जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे नीचे का जबड़ा, जो नीचे वाला जबड़ा होता है जो फिक्स नहीं होता है वो नीचे आने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मंकी स्पैनर। बेंच वाइज के स्पिंडल बनाने के लिए प्रयुक्त चयन करें। तो बेंच वाइज का जो स्पिंडल बनता है वो किसका बनाया जाता है? तो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है वो माइल्ड स्टील का बनता है। अब अगर हम बेंच वाइज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो जबड़ा होता है इसमें जैसे कि यहाँ बेंच वाइज बनी है, ठीक है। बेंच वाइज में क्या है कि जो जबड़ा होता है, जबड़ा हमारा जो होता है दोनों जबड़े में जो प्लेट लगी होती है वो हमारी हाई कार्बन स्टील की होती है, ठीक है। जॉ प्लेटें हाई कार्बन स्टील की होती है। और जो फिक्स जॉ होता है वो हमारा होता है ग्रे कास्ट आयरन का होता है। मूवेबल जॉ वो हमारा होता है कास्ट आयरन का होता है। और जो हैंडल होता है वो माइल्ड स्टील का होता है। और रही बात है जो अब आ जाओ बेंच में, ठीक है। जो बेंच की ऊंचाई जो होती है वो कम से कम हमारी 105 से लेके 106 सेंटीमीटर तक होती है। हालांकि अगर हम मीटर की बात करते हैं तो बेंच वाइज की जो लंबाई होती है जहाँ से हम लोग खड़े होते हैं वहाँ से ऊपर तक की, तो ये तो या तो 1 मीटर में होती है या तो 2.5 फुट 12 इंच की होती है। 2.5 फुट या 12 इंच की हो सकती है। और जैसे अगर जॉ प्लेट की बात करें, जॉ प्लेट हमारी होती है टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील की होती है। और जो स्पिंडल होता है वो हमारा स्प्रिंग स्टील का होता है स्पिंडल। और जो बॉक्स नट होती है वो गन मेटल का होता है बॉक्स नट। और जो होता है हमारा इसमें एक होता है थ्रेड जो होती है वो थ्रेड इसमें जो होती है वो स्क्वायर थ्रेड होती है 90 डिग्री की। और यहाँ पे जो जैसे कि स्पिंडल पूछा गया है, बेंच वाइज का जो स्पिंडल है या तो वो स्प्रिंग स्टील का बनेगा या तो माइल्ड स्टील का बनेगा। तो अगर स्प्रिंग स्टील अगर आंसर नहीं होता है तो हम माइल्ड स्टील पर जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील हमारा। माइक्रोमीटर के उस भाग का नाम बताएं जो मापन के दौरान किसी जॉब के समान दाब कायम रखने में सहायक रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि माइक्रोमीटर के उस भाग का नाम बताना है जो जब हम माप लेते समय अधिक दाब ना, उसमें दाब को मतलब कायम रख सके, मतलब दाब को उतना ही दाब लिया जा सके जितना उसके लिए सीमित है। तो उस तो वो कौन सी चीज़ ऐसी है? वो हमारी रैचेट स्टॉप है। जैसे कि हम माइक्रोमीटर में हम कोई चीज़ हम माप लेने के लिए उसमें रखते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे कि जितना जितनी जैसे कि ये हमारा माइक्रोमीटर है, ये स्पिंडल इसका निकला है, ये एनविल निकला है, यहाँ पे एक हमने रॉड रख दी। तो यहाँ पे हम जब इसको टाइट करते हैं तो टाइट करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे इतना ही टाइट होगा। इससे ज़्यादा अगर हम टाइट करेंगे तो या तो इसकी चूड़ी चली जाएगी, चूड़ी बेकार हो जाएगी। तो जो हमारी जो माइक्रोमीटर की रेंज है उसमें थोड़ा अंतर आने लगेगा। तो इस प्रेशर को दबाव को सीमित रखने के लिए हम यहाँ पे एक रैचेट स्टॉप का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा जब यहाँ से यहाँ तक दोनों पॉइंट इसको टच करने लगती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये चट की आवाज़ आने लगती है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करने के लिए हम रैचेट स्टॉप का यूज़ करते हैं। काउंटर बोर के लिए क्या यूज़ होता है? तो काउंटर बोर किसके लिए यूज़ होता है? काउंटर बोर जो यूज़ होता है वो हमारा होता है सॉकेट या हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए हम काउंटर बोर का यूज़ करते हैं। मृदु इस्पात को चिपिंग के लिए चीज़ल के सबसे उचित कर्तन कोण का चयन करें। तो मृदु इस्पात के लिए तो इसके लिए होता है ये इसका एक वो होता है ये होता है हकीम बीसी जा, ठीक है। तो ये होता है हमारा
हाई कार्बन स्टील, ये होता है कॉपर, ये होता है माइल्ड स्टील, ये होता है ब्रास, ये होता है कास्ट आयरन, ये होता है जिंक, ये होता है एल्युमिनियम। तो हमारा क्या होता है, ये हमारे यहाँ से होते, एक होता है स्पीड स्टील। तो ये जो ये रेंज होती है ये हमारी 75 की होती है, 75 की। इसका अगर एंगल पूछा जाता है इसकी चिपिंग के लिए तो ये 75 होता है, पीछे नहीं 70 होता है, ठीक है, ये 70 होता है। तो 70 के बाद में क्या करते हैं हम, इसकी अगर हम रेंज बात करें हाई कार्बन स्टील की, तो हाई कार्बन स्टील का हो जाएगा 65, इसका हो जाएगा 60, इसका हो जाएगा 55, और हमारा पूछा क्या है मृदु इस्पात माइल्ड स्टील के लिए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 55, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा 55। तो यहाँ से हम लेते चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये सब हमारे इसी टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉपर का, तो कॉपर का हमारा क्या हो गया, ब्रास तक तो हो गया, ठीक है, 5-5 के अंतराल में, ये सब हमारे जो रहेंगे 5-5 के अंतराल में। और जो हमारा एल्युमिनियम का आ जाएगा, ये जो हमारा जिंक का है, ठीक है, ये जिंक का हमारा जो होएगा 35 का हो जाएगा, ये 35 का हो जाएगा, एल्युमिनियम का 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सब 5-5 के अंतराल में होंगे। बस रीज़न ये है कि डायरेक्टली क्या होता है कि इसमें, तो ये सब हमारे इसी प्रकार हैं। जैसे कि यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ मैं कि स्पीड स्टील का क्या है हमारा, ये 70 है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का हो गया 70 के बाद 65, कास्ट आयरन का हो गया हमारा 65 के बाद 60 का, माइल्ड स्टील का हो गया 55 का, ब्रास का हो गया 50 का, ठीक है। और जो 50 के बाद हमारा आ जाता है 45, तो ये कॉपर का ये जो हो जाएगा ये हमारा 45 हो जाएगा, जिंक का हमारा 35 हो जाएगा, एल्युमिनियम का 30 हो जाएगा। तो हमारा माइल्ड स्टील का पूछा था, तो मृदु इस्पात का पूछा था माइल्ड स्टील का, तो माइल्ड स्टील का 55, तो आंसर हमारा 55। चलिए आगे। पेंच की गहराई विभिन्न प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से अधिकतम गहराई से युक्त पेंच का चयन करना है। तो पेंच का चयन हमें क्या करना है, पेंच जो हमारा पेंच का जो पेंच होता है, पेंच में किस प्रकार की थ्रेड बनी होती है, पेंच की हमारी वॉर्म थ्रेड बनी होती है, कीड़े के आकार की थ्रेड होती है।